नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के फंडामेंटल राइट का स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 20। इससे पहले के लेक्चर में हमने आर्टिकल 19 पर चर्चा किया हुआ है। आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को आप देख लीजिए। क्योंकि एक एक आर्टिकल हम करके पूरे पॉलिटी के खंड को समझाने की कोशिश करेंगे आपको, जिससे आप आईएएस, पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी, अन्य एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उसको आप आसानी से हल कर पाइए। तो दोस्तों, यदि आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट आपको मिलता रहे और आप आसानी से पॉलिटी के लेक्चर को देखते रहिए और पॉलिटी को अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट इसके सीख लीजिए। तो आइए, बेयर एक्ट की जो भाषा है आज उसी पे हम डिस्कस करते हैं कि इसके 20 में आर्टिकल नंबर 20 में जो 3 पार्ट दिए गए हैं उन 3 भागों को अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल 20 पहले तो आपको याद होना चाहिए कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यह आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है या ऑप्शन में ये रहता है। तो इस लाइन को आप याद कर जाइए। कौन सा पार्ट? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इंग्लिश में इसका क्या दिया है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब यहां पे पहला इसका फर्स्ट क्या है? कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। यानी कि अब इसको यह समझना है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा। कब? जब तक कि कोई व्यक्ति अपराध जो किया है, जो भी उसने अपराध किया, अगर उस समय वो अपराध की श्रेणी में आता है तभी वो दोष सिद्ध ठहराया जाएगा। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध कर लिया और उसका अपराध, मान लीजिए इस समय उसने अपराध किया 2019 में और 2019 में उसके अपराध की श्रेणी कम थी, मतलब उसका जो दंड था वो कम था। लेकिन अगर वही 2020 में उसका अपराध जो किया था उसका एक नया कानून आ गया और नए कानून में वो और ज्यादा सख्त हो गया, तो ध्यान रखिएगा उसको जिस समय वो अपराध किया है 2019 में जो सजा का प्रावधान है वही प्रावधान उसके लिए मान्य होगा। अब नया प्रावधान 2020 में भले आ गया, लेकिन उसकी जिस समय उसने अपराध किया है, अपराध करने का समय उसका 2019 का था, इसलिए उसको सजा किस प्रावधान के तहत जो है मिलेगा? 2019 के तहत मिलेगा, ना कि 2020 के।
अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जिस समय उसने जो अपराध किया है उसके लिए वही दंड लगेगा, ना कि आगे अगर वो प्रावधान सख्त हो गया तो उसको सख्त की सजा में श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कहां पे विक्टिम को जो है फायदा होता है। फायदा उस केस में होता है कि मान लीजिए 2019 में जो नियम था वो सख्त था। मान लीजिए इसके लिए मृत्युदंड था, उसने एक अपराध किया 2019 में और उसके लिए सजा का प्रावधान मृत्युदंड था। लेकिन 2020 में प्रावधान वो बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? आजीवन कारावास कर दिया। मान लीजिए आजीवन कारावास। अब यहां के केस में आप समझिए कि 2019 में मृत्युदंड था और 2020 में उसको बदल के आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। तो यहां क्या किया जाएगा? विक्टिम को यानी कि दोषी को लाभ पहुंचाया जाएगा। सजा का प्रावधान यहां पे 2019 में सख्त था और 2020 में कम कर दिया गया, तो यहां विक्टिम को क्या पहुंचाएगा जाएगा? लाभ पहुंचाया जाएगा। यही प्रावधान इस 21 में दिया गया है। आप एक बात देखिए, दोबारा से इसको पढ़ लीजिए। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्त्र का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। आशा करते हैं कि आर्टिकल 21 आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 20 के 2 में। 20 का 2 क्या दिया गया है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं होगा कि उसको जो है 2 दंड का प्रावधान होगा। अगर व्यक्ति दोषी है, एक ही अपराध उसने किया है, तो एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा का प्रावधान होगा। दोहरा दंड जो है नहीं दिया जाएगा। ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 20 के 2 में है। एक अपराध के लिए एक सजा, दोहरे दंड के प्रावधान से बचना है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये न्यायिक है। न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा किया जाएगा कि एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक सजा, न कि डबल। अब इसके बाद 20 का 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट 20 आर्टिकल, एक तो 20 का जो भाषा है जो ये दिया गया इतना, ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसके खंड अपने में इंपॉर्टेंट। अब यहां देखिए, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आपने अपराध किया, आप स्वयं अपने विरुद्ध गवाही दे रहे हैं, यही इसमें कह रहा है कि उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जानते हैं कि पुलिस के सामने दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होती है। यह माना जाता है कि ये 23 का उल्लंघन है। क्यों? मान लीजिए पुलिस डंडा मार मार के आपसे जबरदस्ती कह रही कि आप कबूल करो कि आपने ये अपराध किया, और आप मार खाने के कारण आपने अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ हम ही ने अपराध किया है। तो ध्यान रखिएगा, यही इसमें कह रहा है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप अपने स्वयं के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए।
आपका एक लाइक हमको प्रोत्साहन देता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करते रहें। तो आइए इसके और प्रावधान देख लेते हैं। जैसे कई बार ये कहा जाता है, देखिए यहां है नार्कोटिक्स पॉलीग्राफी। पॉलीग्राफी में आप जानते हैं कि ये झूठ पकड़ने के लिए ये परीक्षण किया जाता है आपके ऊपर। तो कई बार विक्टिम क्या करता है, झूठ बोलता रहता है, तो उसमें नार्कोटिक्स पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण ये किया जाता है। तो एक केस है, केस कौन सा है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और अध्यक्षता में 3 सदस्यीय खंडपीठ का गठन किया गया। और इसी खंडपीठ ने अपना निर्णय सुनाया कि निर्णय में क्या किया, नार्कोटिक्स हो गया और पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण को वर्जित किया गया। ये माना गया कि ये आप अपने खिलाफ स्वयं के विरुद्ध क्या दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। इसलिए इसको मान लिया गया कि ये स्वयं के विरुद्ध आप गवाही दे रहे हो, इसलिए इसको माना गया कि ये तीनों चीजें आर्टिकल 23 के उल्लंघन है। इसलिए इनको जो है नहीं मान्य किया गया है। अब देख लेते हैं एक केस और है, केस का नाम हम नहीं जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये 2020 में क्या किया गया, एक आप जानते हैं डीएनए टेस्ट, जैसे रेप हो गया, कहीं क्राइम हो गया, तो वहां पे आप देखते हैं स्किन हो गया, नाखून हो गया, बाल हो गया, इसको लेकर के कई बार सीमेन भी लिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है, जिससे अपराधी को पकड़ा जा सके। अब कई बार केस उठा कि जो बाल है आपका या स्किन है, यह आपके शरीर का है और ये आपके खिलाफ जो है क्या कर रहा है, गवाही दे रहा है। तो माना गया ये भी 23 का उल्लंघन है। लेकिन याद रखिएगा सन 2002 में निर्णय दिया कोर्ट ने कि चूंकि ये साइंस जो है, साइंस ने इसको डेवलप किया है और ये उसकी तकनीक है, तो यहां ये जानते रहिए कि डीएनए टेस्ट 20(3) का उल्लंघन नहीं है। डीएनए टेस्ट किया जाता है तो ये 23 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। और ये 3 चीजें नार्कोटिक्स, पॉलीग्राफ और ब्रेन प्रिंटिंग, ये 23 के उल्लंघन है, लेकिन डीएनए टेस्ट 23 का उल्लंघन नहीं है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में आशा करते हैं कि आप 20 आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार में आप इसको अच्छे से सीख गए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, इसी पे डिस्कशन हमारा होगा और आप वीडियो को देखते रहिए, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट बिना कोचिंग गए आप हमारे चैनल के द्वारा सीख सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।